रात होती है, वो मेरे कान में विस्पर करता है, वो मेरे कान में बहुत धीरे से बोलता है, मैं तुम्हारी लाइफ को नर्क बना दूँ या स्वर्ग बना दूँ, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। उसने चाकू उठाया और चाकू के साथ मैं खड़ा था। ऐसे बोला अपना हाथ रख के, ये वाली गेम खेले, टक, टक, टक। मैंने नींद में अपनी आँखें खोली और चाकू यहाँ था। उसने मुझसे पूछा, ये आँख निकालूँ या ये वाली? समझ ही नहीं पाई, आखिर क्यों? मैं क्यों? क्या आपने कभी भी ऐसा कुछ फेस किया है? आपने किसी इंसान पे इतना भरोसा किया हो कि वो आपकी आवाज़ छीन ले, आपका सच छीन ले, अपने आप पे काबू पाने की क्षमता छीन ले? अगर ऐसा कुछ आपके साथ में हुआ है, किसी जानने वाले के साथ हुआ है, सो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मेरा नाम निकिता धीर है, मैं एक बिज़नेस कोच हूँ। आगे चलते हैं जहाँ पे मैंने अपना करियर इवेंट मैनेजमेंट के आस-पास बनाना स्टार्ट किया। मैंने कोऑर्डिनेशन स्टार्ट की, मैं बड़े-बड़े एग्ज़िबिशन्स में मैनपावर भेजने लगी, जहाँ से सारी चीज़ें फिर से रोटेशन में आ गई। बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में काम किया। उसी के बीच में मैंने ऑनलाइन एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप से एक इंसान से बात करना स्टार्ट किया। यही इंसान है जिसने मेरी आइडेंटिटी मुझसे छीन ली। कभी-कभार आप ऐसा कोई डिसीज़न लेते हो जो 5 साल, 3 साल, 10 साल आपको आगे नहीं आपको पीछे धकेल देता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ में हुआ एंड अगर मैं कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी, अगर मैं स्टेज पे चढ़ने से पहले 2 बार नहीं सोच रही हूँ, मैं फंबल नहीं हो रही, मैं एकदम कॉन्फिडेंटली बात कर पा रही हूँ। अचानक से ऐसे कुछ होने लगा जिसकी वजह से मेरा कम्युनिकेशन फंबल होने लगा। मैं खुद को आईने में देख नहीं पा रही और ये सब कैसे हुआ? ये इंसान आया, इसने स्टार्टिंग में मेरे साथ में कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करी। हम 2 अलग-अलग सिटीज़ से हैं। हमने कॉल पे कोऑर्डिनेशन करी, कुछ ब्रांड्स डील क्लोज़ किए, कुछ परफॉर्मेंस की। उसके बाद 3 महीने बीत गए एंड वो मुझसे मेरी सिटी में मिलने आया। सिटी में मिलने आने के बाद में ही जैसे ही मेरे माता-पिता को इस इंसान के बारे में पता चला, वहाँ था रेड अलर्ट का फर्स्ट साइन। मेरे पापा ने मुझे बोला जो कि एक राइटर है, उन्होंने मुझे बोला निकिता संभल जाओ, ये इंसान क्रिमिनल माइंडसेट का है। बट मोती बुद्धि, आप 23 साल की उम्र में नहीं सोचते कि आपके घरवाले आपका अच्छा चाहते हैं। आप हमेशा सोचते हो कि घरवाले, मम्मी-पापा तो मुझे आगे बढ़ना देते ही नहीं, चाहते ही नहीं कि आप आगे बढ़ो ज़िंदगी में। ऐसा ही कुछ हुआ। मम्मी ने मुझे बोला कि ये इंसान ठीक नहीं है। इतना ओवर एक्सप्लेनेशन कोई भी ठीक इंसान नहीं करता। ये क्यों तुम्हें दिन भर कॉल करता है, तुम्हारे साथ ही काम करना चाहता है, कुछ तो होगा ना। और ये भी मैंने इग्नोर किया, मुझे लगा मैं तो एक हूर की परी हूँ, इसलिए वो मेरे पास में आके काम कर रहा है। बट ये सच नहीं था, सच कुछ और था। धीरे-धीरे मैंने अपना शहर छोड़ा, मैंने उसके साथ में गई। वो मुझे उस सिटी में ले जा ही नहीं गया जहाँ पे उसने बोला था उसका ऑफ़िस एग्ज़िस्ट करता है। देखते ही देखते उसने पूरा टाइम मेरे साथ में स्पेंड किया। मुझे बहुत सारे शहर लेके गया। गुजरात से हमारा सिलसिला चालू हुआ। मम्मी को लगा कि मैंने घर छोड़ दिया है, मैं उनकी बात नहीं मान रही थी, मैं फ़ोन पे कम्युनिकेट नहीं कर रही थी। बड़े-बड़े इंसिडेंट हुए, जैसे मेरी फैमिली को उसका मैसेजेस करना, मेरे फ़ेसबुक में से मेरे सारे रिलेटिव्स को रीच आउट करना। मेरे को इस सब के बारे में थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि बैक ऑफ द माइंड ये क्या चल रहा है। मेरे दिमाग से ये तो मेरा बिज़नेस पार्टनर था। बट आगे जाके 6 महीने के बाद मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ कि ये सब गलत है। देखते ही देखते कभी बोलता कि भांग के पकौड़े खा लो, बाबा जी का प्रसाद है ऋषिकेश में। कभी बोलता एक आध वीड पीने से कुछ बुरा नहीं होगा। एक दिन ऐसे ही कर करके ज़बरदस्ती उसने को 3 से 4 वीड फुकवा दी। यकीन मानो मैं पूरा टाइम 8 से 9 घंटे पहले तो कॉन्शियस ही नहीं थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है दिमाग में। लाइफ़ जैसे बहुत स्लो हो गई थी। रात होती है, वो मेरे कान में विस्पर करता है, वो मेरे कान में बहुत धीरे से बोलता है, मैं तुम्हारी लाइफ़ को नर्क बना दूँ या स्वर्ग बना दूँ, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। उसने कुछ ऐसी हरकत करी जिसको मैं शायद बताऊँगी तो आप भी चौंक जाओगे और सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है? उसने चाकू उठाया और चाकू के साथ मैं खड़ा था। ऐसे बोला अपना हाथ रख के,
ये वाली गेम खेले, टक, टक, टक। उसी दिन 1 हफ्ते के बाद ऐसा हुआ कि मैंने नींद में अपनी आँखें खोली और चाकू यहाँ था। उसने मुझसे पूछा, "ये आँख निकालो या ये वाली?" समझ ही नहीं पाई, आखिर क्यों? मैं क्यों? पर ये मेरे को किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा मम्मी को लगेगा मेरी बेटी पागल हो गई है। वो चाहता था कि वो मुझे पागल कर दे। शायद उसी में उसकी जीत और मेरी हार थी। वो टाइम था, मैं ऋषिकेश के आश्रम से निकली। मैंने अपनी मम्मा को सुबह-सुबह 7 बजे के आस-पास कॉल किया। मम्मा आ गए। मम्मा ने 5 घंटे के अंदर मेरी हेल्प के साथ में मम्मी भी फ्लाइट पकड़ के आ गई देहरादून से ऋषिकेश। हर माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करती है। ये माँ ने सब कुछ पार करके मेरे पास में बटालियन फ़ोर्स का अरेंजमेंट किया। मुझे नहीं पता हम एक मिडल फैमिली से ये सब कैसे हुआ? पर बोलते हैं ना जब माँ के अंदर काली माँ आती है तो वो फ़ोन हर दरवाज़ा खटखटाती है। उन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया। फाइनली मेरा रेस्क्यू वहाँ से हुआ। हम घर आए। मम्मा ने मुझसे पूछा, "ये क्या करना है तुम्हें आगे? तुम्हें इसके साथ में रहना है या नहीं रहना?" उस दिन मुझे पता चला उसने मेरी फैमिली को ये बताया कभी नहीं बताया कि वो मेरा बिज़नेस पार्टनर था। उसने मेरी फैमिली को ये बताया कि मैं तो तुम्हारे घर का होने वाला जमाई हूँ, एक्सेप्ट कर लो। मेरी फैमिली यहाँ तक कि रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबको यहाँ तक कि मेरे क्लाइंट्स को भी नहीं छोड़ा। हर जगह मेरी बदनामी करी और जैसे ही मैं देखने लगी, मुझे लगा कि नहीं मम्मा, देखते हैं, जब उसने बोला है दामाद बनेगा, तो थोड़ा चांस देते हैं, देख लेते हैं कि कैसा दामाद बनेगा। एंड वो डिसीज़न मेरी लाइफ़ का ऐसा डिसीज़न था जिसकी वज़ह से मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैंने उसका एक ऐसा रूप देखा, जो रूप शायद मैं किसी लड़के के लिए इमेजिन नहीं कर सकती। किसी दिन अब्यूज़ होता, फिज़िकल अब्यूज़। हर दूसरे दिन रात को दारू पी के ड्रामा चालू हो गया घर पे। जहाँ हम रेंटल स्पेस पे रहने लगे थे, वहाँ पे हर चीज़ गड़बड़ होने लगी। देखते ही देखते मैं एक कॉन्फिडेंट लड़की से एक ऐसी लड़की बन गई, जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही थी। ये सब हुआ मेरे साथ 7 साल पहले। किसी को लगेगा ये तो कोई मूवी देख के आई है, पर यही मेरा सच है और ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू है, जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा मैं बताऊँगी। मुझे ये चीज़ छुपा के रखना था, पर जब मैं अभी अपने करियर में हूँ, ऐसा लगने लगा था वापस आ गया तो क्या होगा? मेरी फैमिली को कुछ कर दिया तो क्या होगा? मेरा छोटा भाई 7 साल पहले तो वो काफ़ी छोटा था। उसने अपनी दीदी को ऐसी-ऐसी सिचुएशन में देखा, उनका ऐसा-ऐसा फ़ोन सुना, जिसकी वज़ह से मेरे को लगता है कि मैं शायद अच्छी बहन नहीं बन पाई। इंडिया में ना बहुत बड़ी चीज़ होती है एक लड़की की इज़्ज़त। मेरी मम्मी ने वो सब कुछ छोड़ के मुझे बोला घर आ जा। हमारे पास में ऐसा भी टाइम था जब मैं बॉम्बे में थी और मैं घर नहीं जा पा रही थी। तो मैंने मरीन लाइन्स में टाइम बिताया रात को और आके पुलिस वाले आपको पता ही है बॉम्बे में कहीं पे भी रोड पे आप नहीं रह सकते। 3 बजे के बाद निकाल देते हैं। उसके बाद मैं स्टेशन गई। बहुत सारा टाइम था जो मैंने सोचा भी नहीं था मेरी ज़िंदगी में होगा। मेरी मम्मा ने तो मुझे इतने प्यार से पाला। जहाँ पे मुझे अपना चाय का कप भी नहीं रखना पड़ा और जिस दिन मेरी माँ ने मुझे उस स्टेट में देखा, वो ऐसे रोई जैसे कि मेरा दाह संस्कार हो गया। बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोई और मैं नहीं देख पा रही थी। फिर भी मुझे ऐसा लगा इंडिया में है, मत जा घर वापस। कुछ टाइम बाद में जिस सिटी में हम रह रहे थे, वहाँ पे ही उसने वापस से मारना-पीटना इस तरह से चालू कर दिया कि एक दिन ऐसा आया कि मैं 8 घंटे से ना ही मैंने कुछ खाया है, ना ही मैंने कुछ पिया। मैं जब उठी तो मैंने फ़ोन पे देखा मम्मी के 150 मिस्ड कॉल्स। मम्मी ने का फ़ोन वापस कॉल बैक किया। मम्मी को बोला, "मम्मी, क्या हुआ?" मम्मी ने मुझे बताया, "हिम्मत कर ले, उठ जा, दरवाज़ा बंद कर ले, मुझे तुझसे कुछ काम है।" मम्मी ने बोला, "ये ठीक नहीं चल रहा है, नीचे जाओ, नीचे आपकी कैब आपका वेट कर रही है।" मैंने बोला, "मम्मी ये मुझे जाने नहीं देगा।"
और आपको पता ही है मम्मी जो मम्मी होती है, उन्होंने बोला ऐसे कैसे नहीं जाने देगा, मैं यहाँ ज़िंदा हूँ। उन्होंने उसकी मम्मा को कॉल किया और मैं रेस्क्यू होके फाइनली अपने घर बॉम्बे आ गई। कैब के पैसे दीदी ने दिए, टिकट के मम्मी ने। घर पहुँचते ही मैं एक ऐसी ज़िंदा लाश बन गई, जो ना ही अपने घरवालों से आँखें मिला सके, ना ही अपने आप को मिरर में देख पाए। मैं कभी से इतनी मोटी नहीं थी। ये मोटापा हर इंसान का अलग-अलग तरह से आता है। मेरा मोटापा था ये सच छुपाने का। मेरा था कि अगर मैंने ये सच बता दिया लोगों को, तो पता नहीं मेरे को सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। मैं लगी पड़ी थी पिछले 5 या 6 सालों से प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को सुपर कूल बनाने, पर कहीं न कहीं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी आके सच बोलने की। 7 साल बाद इस इंसान का मुझे फिर कॉल आया और तब मैंने डिसाइड किया, निकिता चुप नहीं रहेगी। मैंने उठाया, उस इंसान ने मुझे 5 या 6 बार नाम लेके बोला, "निकिता, निकिता।" हर बार मैंने पूछा, "कौन? कौन? कौन?" एंड उसने बोला, "तुझे मेरी आवाज़ नहीं समझ आ रही?" मैंने फिर भी कौन पूछा एंड उस दिन डिसाइड किया कि ना ही मैं इस इंसान का नाम लूँगी, ना ही इस इंसान के बारे में बहुत बार बात करूँगी। पर 1 डेढ़ महीने बीत रहे थे और मैं देख रही थी कुछ ना कुछ मेरे काम में अड़चन आ रही है। मेरा कोचिंग बिज़नेस इम्पैक्ट कर रहा है, मेरा कंसल्टेंट क्लाइंट्स को मैं चाह के भी फुल अटेंशन नहीं दे पा रही। तब मैंने डिसाइड किया, ये एक सच है जो दुनिया के नहीं मेरे लिए बयाँ करना इम्पोर्टेंट है। एक बार स्ट्रॉन्गली खड़े होके बता दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। घर आते ही मैं इतनी कमज़ोर पड़ गई। मैंने ना ही अपनी माँ को देखना चाहा, ना ही अपनी बहन को, ना ही किसी और को। मुझे अपने आप से घुटन होने लगी। कि एक वो निकिता थी जो बेपरवाह स्टेज पे जाके अपना फिज़ियोथेरेपी ड्रॉप आउट करके एक बार नहीं सोचा ज़िंदगी में क्या होगा, पैसे कैसे कमाएगी, क्या करेगी? और वो निकिता एक ऐसी निकिता बन गई जो किसी की मार खा रही है और कुछ कर भी नहीं पाई, जो किसी की गालियाँ सुन रही है, किसी से अश्लील शब्द सुन रही है और रिएक्ट नहीं कर पाई। मुझे समझा ही नहीं कि कब ये आवाज़ एक ऐसी आवाज़ बन गई जो दब गई। जो भी हुआ, उसके बाद मैं आगे बढ़ी। मैंने 7 दिन के अंदर एक नौकरी करने का सोचा। ये बात सच है कि मैं अपने आप को अभी भी देख नहीं पा रही थी। पर ये भी उतनी ही सच है कि मैं करूँ क्या दिन भर घर बैठ के? मैंने हिम्मत किया, इंटरव्यूज़ दिए। जब पहला ही इंटरव्यू से ऑफ़र लेटर आ गया, तो पहली बार मेरे मुँह पे मुस्कुराहट आई थी। मुझे लगा पूरी तरह से तुम गायब नहीं हुई हो। तुम अभी भी अपनी आवाज़ का यूज़ कर सकती हो, तुम सेल्स अभी भी कर सकती हो, तुम अभी भी लोगों को कन्विंस कर सकती हो कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, सेल्स पे कॉल पे काम कर सकते हो। वहाँ से सिलसिला चालू हुआ, कोविड आया। कोविड आते ही क्योंकि अभी इवेंट मैनेजमेंट तो मेरा बंद हो चुका था, मैं ऑफ़लाइन काम नहीं कर सकती थी, जॉब छोड़नी पड़ गई। 6 महीने उस दौरान एक ऐप हुआ करता था जहाँ पे सब लोग लाइव स्ट्रीम करते थे। पता नहीं कैसे एक दिन सुबह उठ के थोड़ी-सी लिपस्टिक लगाई और लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिया। 6 महीनों में मैंने वहाँ से भी पैसे कमाए। उस टाइम मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बोला, "निकिता, तू कुछ भी कर सकती है इस दुनिया में, तू इतनी मत घबरा, तू आगे जाएगी। तू लाइव स्ट्रीम से पैसे कमा सकती है, तू अपने आप को देख तेरे में कितना कैपेबिलिटी है।" पर सच बताऊँ तो मुझे फिर भी अपने ऊपर भरोसा नहीं आया। मैं उस स्ट्रीम में बैठ के बस अपना टाइम वेस्ट कर रही थी या अपने आप को डाइवर्ट कर रही थी कि मैं अकेले बैठ के ये सब एक बंद कमरे में ना सोचूँ कोविड के टाइम पे करूँ तो करूँ क्या? उस दिन मुझे एक क्लाइंट का मैसेज आया, जिनके साथ मैंने इवेंट्स में काम किया था। उन्होंने मुझे बोला, "क्या कोई प्रोफ़ाइल है सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव लेवल की?" मैंने कहा कि, "हाँ, है ना, मैं भेजती हूँ।" वो चौकन्ना थे ये देख के कि मैंने खुद ही की प्रोफ़ाइल भेजी है, एक ऐसी जॉब के लिए जिसका अमाउंट था 22,500, जहाँ पे एक टाइम मैं लाखों कमा रही थी। एक शो करके मुझे एंकरिंग का 10 से 15,000 आराम से मिलता था। उस टाइम पे मैंने चूज़ किया 22,500। जब मेरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, मेरे पास में 12 से 14 एम्प्लॉइज़ थे और फुल टाइम, पार्ट टाइम मिला के कुछ 27 लोग थे। उन सब की सैलरी 50-60 हज़ार से ऊपर थी। एक कमाऊ लड़की जो हर चीज़ कर रही थी, उसने डिसाइड किया कि ऑनलाइन वर्ल्ड में घुसना है और अपने लिए कुछ करना है,
तो रीस्टार्ट तो करना पड़ेगा। बहुत हिम्मत करके अपने एम्प्लॉइज़ को बोला मैं जा रही हूँ, 6 महीने तक उनका सपोर्ट किया और 6 महीने बाद मैंने अपनी जॉब ले ली। 22,500 से वो जॉब चालू करी। 3 महीने के अंदर मैं सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव से सेल्स टीम लीडर की जर्नी तय करी। मैं वन ऑफ द टॉप मोस्ट एम्प्लॉयर बन गई, बहुत अच्छे परफ़ॉर्म करने लगी। देखते ही देखते हर चीज़ नॉर्मल होने लगी पर मैं अपना काम अभी भी 12 से 14 घंटा कर रही थी। इसलिए नहीं कि ये कंपनी चाहती थी, इसलिए कि मेरे पास में कुछ नहीं था और करने को। मुझे लगा बस यही चारा है ज़िंदा रहने का, बस काम करूँगी, काम करूँगी। एक टाइम ऐसा था जो मेरी माँ मुझे देख के रोने लगी। उस कंपनी ने बोला कोविड जा रहा है, आ जाओ बैंगलोर। 1 सेकंड नहीं लगाया, मैंने माँ को बोला मैं बैंगलोर जाऊँ? मुझे लगा मना हो जाएगा इस बार। माँ तो माँ होती है, उन्होंने बोला नहीं, नहीं बिल्कुल जाओ। वहाँ से मैं फिर से एक बार उठी, अकेले बैंगलोर गई। 1 डेढ़ साल जम के काम किया, एक और इंटरव्यू क्रैक किया। 2 साल बिज़नेस कंसल्टेंट एंड कोचिंग इंडस्ट्री में काम करके मुझे समझ में आया है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, खुद का इंडिपेंडेंट होना। वो चाहे 5,000 हो, 10,000, 1 लाख या 5 लाख। जब तक आप खुद के पैसे नहीं कमाते, आपको अंदर से कन्विक्शन ही नहीं आ पाता कि आप कुछ ज़िंदगी में कर सकते हो। सोसाइटी ने ना एक नॉर्म बना के रखा है कि अगर आप काम कर रहे हो, तो आप एक इम्पोर्टेंट लेडी, अगर आप काम नहीं कर रहे, इसकी कौन सुनेगा? मुझे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना है कि जब मैंने लाखों कमाए, फिर से हज़ार कमाए, अब भगवान की दया से धीरे-धीरे सब कुछ वापस आ रहा है। आपका आज कभी भी हो सकता है। आप कभी भी अपनी लाइफ़ का रीस्टार्ट बटन दबा सकते हो। आपको ये सोचने की नहीं ज़रूरत है कि कोई आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं। आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि फैमिली पीछे खड़ी है। इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ खड़ा होना है और मैं अपनी फैमिली को बोल पाई, मैं वहाँ जाऊँगी और मैं बोलूँगी और वो मेरे साथ थे। सबसे पहले मैं इस मंच को शुक्रिया कहना चाहूँगी क्योंकि इस मंच ने मुझे वो दिया जो मैं पिछले 5 सालों से खुद को नहीं दे पा रही थी। मैं हर बार चुप हो जाती थी ये सोच के कि पता नहीं दुनिया क्या बोलेगी, मेरा सच कोई मानेगा या भी नहीं। मैंने ये मंच को कुछ सालों पहले डिस्कवर किया था। जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ती गई, मैंने बहुत सारे टॉक्स देखे, बहुत सारी महिलाओं की वीडियोज़ देखी। उसमें से एक महिला का नाम है डॉक्टर अर्पणा पांडे। वो मेरी दोस्त भी हैं और वो यहाँ इस मंच पे आई भी हुई है। जिस दिन मैंने उनकी स्टोरी देखी और मुझे लगा, जो मेरे साथ में हुआ, वो तो उनके साथ में भी हुआ था। मुझे लगा कि मैं भी इस तरह बात कर पाऊँगी। उस दिन मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, वुमेन एम्पावरमेंट की आई थिंक पूरा यूट्यूब छान लिया, डिसाइड किया कि यही प्लेटफ़ॉर्म पे मैं अप्रोच करूँगी। मैंने इनको अपनी स्टोरी भेजी और आज मैं यहाँ आपके सामने आपको अपनी स्टोरी बता पा रही हूँ। मुझे पता है, दुनिया के सामने आवाज़ उठाना ईज़ी नहीं होता, बहुत कठिनाई होती है खुद का सच अपने ज़ुबान तक लाना। बहुत लड़कियों के साथ में इतने सारी चीज़ें हो रखी है इंडिया के हर कोने में हर एक लड़की कुछ ना कुछ आज फेस कर रही है। चाहे वो मैनिपुलेशन हो, चाहे वो अब्यूज़ हो, चाहे वो छेड़छाड़ हो, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। पर अगर आपको इस सोसाइटी में ज़िंदा रहना है तो आपको बोलना सीखना पड़ेगा। मैं आज बोल रही हूँ और मैं उम्मीद और आशा करती हूँ कि जोश टॉक आशा प्लेटफ़ॉर्म की वजह से एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी अपना सच किसी और फीमेल को बताओगे, किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे जाओगे, हो सके यहाँ आओगे और अपना सच कबूलोगे सबके सामने निडर होके। क्योंकि आपको पता है आपने अपने आप को खड़ा करने के लिए कितना टाइम लगाया है। कोई बहुत जल्दी कर लेता है, कोई मेरी तरह 5 से 7 साल लगाता है अपना सच बोलना। सच हमेशा बाहर आता है, सच के ऊपर कुछ नहीं।